नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना अबरार खालिद। गुज़श्ता दिनों वफाकी वज़ीर तिजारत व सनत व सरमायाकारी डॉक्टर गौहर एजाज ने सऊदी अरब और तुर्की के दौरे किए, जिसमें ख़ास तौर पर सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में उनकी मुलाकात खलीजी ताउन कौंसल के चीफ मुज़ाकरातकार से हुई, जिसमें पाकिस्तान GCC आज़ाद तिजारती मुआहदे और उसके सरमायाकारी से मुतल्लिक हिस्से पर गुफ्तगू हुई और हतमी मुज़ाकरात हुए। इन मुज़ाकरात में सरमायाकारी और तजारती तनाज़ात के लिए जो रुकावटें थीं उनको दूर करने के ऊपर इत्फाक किया गया और हतमी मुसवदा खलीजी ताउन कौंसल के वज़राए ख़ारजा को भिजवा दिया गया है। और आज़ाद मुआशी तजियाकारों का कहना है कि इस आज़ाद तजारती मुआहदे के अमल में आने के बाद पाकिस्तान की इन ममालिक को बरामदात 2 गुना हो सकती हैं। नाज़रीन, इस वाले से गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी जिन्होंने इकानमी को तवील अरसे से रिपोर्ट कर रहे हैं, अजहर जतोई, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एम खुर्शीद बरलास जो कि बानी सदर हैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ एग्जीबिशन इंडस्ट्री के। इसके अलावा सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज से हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर अहमद शाद जो कि चेयरमैन है पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम। गुफ्तगू के लिए हम सबसे पहले चलते हैं अजहर जतोई के पास। अजहर जतोई साहब, ये बताएं कि मौजूदा मुआशी हालात में पाकिस्तान GCC आज़ाद तिजारती मुआहदा और ख़ास तौर पर उसका जो सरमायाकारी चैप्टर है, इसकी कितनी अहमियत है और इससे पाकिस्तान को किस कदर मुआशी और तिजारती फ़वाइद हो सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राना साहब। राना साहब, ये मैं बताता चलूँ कि GCC जो ममालिक हैं, ये खलीज फ़ारस पर जो 6 ममालिक हैं वो शामिल है, जिसमें सऊदी अरब, UAE, कतर, ओमान और अपना बहरैन शामिल हैं। तो ये वो ममालिक हैं जिनका क़याम ये जो कौंसल है, इसका क़याम 1981 में किया गया, जब ईरान और इराक़ की जंग हो रही थी। इस जंग को रुकवाने के लिए इसका क़याम अमल में लाया गया। वो जंग तो नहीं रुकवा सके, लेकिन इनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन कायम हो गई। इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि इन ममालिक की इनकी जो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कितनी है। इनकी इस वक्त जो एक्सपोर्ट है वो $1 खरब से ज़्यादा इसकी एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन। जी जी। मैं यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर कर दूं। जो $1 ट्रिलियन होता है वो 10 खरब डॉलर के बराबर होता है। टोटल जो हमारा ट्रेड इंटर ट्रेड है वो $20 अरब है इन ममालिक के साथ। और हमारा जो तिजारती इनके साथ खसारा है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गैप है। इसी तरह अब जब आते हैं हम FTA की तरफ, अगर FTA इन ममालिक के साथ हो जाता है तो फिर हमारी जो इनके साथ तिजारती खसारा है उसमें कमी आएगी। हमारी फौरी तौर पर जो माहिरीन के मुताबिक जो हमारी बात हुई है कि 3-4 महीने के अंदर अंदर हमारी एक्सपोर्ट डबल हो जाएगी। $3 अरब से बढ़कर हम $6-7 अरब तक हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान इन ममालिक के करीब तरीन मुल्क है और उनको फूड सिक्योरिटी के इशूज़ का सामना है। उनको दीगर जो टेक्सटाइल हैं और दीगर जो सामान है वो पाकिस्तान बआसानी उनको दे सकता है, और पाकिस्तान ने इस हवाले से होमवर्क भी कर लिया है। इसीलिए FTA जो होने जा रहा है इन ममालिक के साथ, ये वो FTA होगा जो कि पाकिस्तान के हक़ में होगा। और गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ ऑलरेडी पाकिस्तान के 40 लाख से ज़्यादा जो अफरादी क़ुव्वत है वहाँ काम कर रही है। उनके साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इसीलिए इनके साथ तिजारत का बढ़ना हमारी मईशत को सहारा भी देगा और उसके साथ साथ हमारे ताल्लुकात में भी मज़ीद बेहतरी आएगी। जी एम खुर्शीद बरलास साहब, जो अभी फ़लस्तीन इसराइल जंग चल रही है, इसमें मुआशी तजियाकार कह रहे हैं कि मार्केट में गुंजाइश पैदा हो रही है, क्योंकि कुछ बड़े स्टेक होल्डर, कुछ ऐसी कंपनियां हैं दुनिया की जिनको ऐसे बिजनेस हैं जिनकी हेज मनी थी मिडल ईस्ट के इन कंट्रीज़ में, ख़ास तौर पर GCC कंट्रीज़ में, वो थोड़ा एक विकेट हो रहे हैं। तो इधर हम आज़ाद तजारती मुआहदा करने जा रहे हैं GCC मुल्क के साथ, तो क्या वो मार्केट हम ले पाएंगे जो स्पेस पैदा हो रही है? अगर ये मुआहदा अमल में आता है, जल्द ही इंशाल्लाह आएगा, तो वो स्पेस हमें मिल सकती है? इब्रार साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड टॉपिक आज आपने चुना है। इब्रार साहब, ये सारी चीज़ें कड़ियाँ एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी होती है।
वहाँ जो गैप आने जा रहा है, तो क्या दो चीज़ें हैं इसके बाद हमने ये भी देखना है कि क्या हमारी मिनिस्ट्रीज़ ने अपनी इंडस्ट्री की कैपेसिटी बिल्डिंग कर ली है, गुंजाइश मौजूद है, क्या हम उन को कैप्चर कर सकेंगे, क्या हमने उनकी ज़रूरतों को फोकस कर लिया है। हम अचानक काम नहीं कर पाते, सबसे बड़ा मसला जो है। और दूसरा जो FTA साइन होने जा रहा है, मेरे ख्याल है अभी तक हमारे जितने भी ममालिक के साथ हुआ है, ये सबसे ज़्यादा अफेक्टिव होगा। एक तो हमारा इनके साथ एक नेचुरल अलाइंस है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी बहुत है और बिज़नेस टू बिज़नेस भी बहुत है। तो मैं समझता हूँ कि जितना बेनिफिशियल इसमें पाकिस्तान होगा, शायद और दूसरा मुल्क ना हो। लेकिन फिर वह मेरी बात है, जब तक हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रीज़नेबली उसको इतना नहीं ले आएंगे, तब तक हम इंटरनेशनल मार्केट पे कम्पीट नहीं कर सकेंगे। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि फ़लस्तीन की जंग की वजह से इतनी कैपेसिटी बिल्ड हो रही है और हमारी लोकल इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा बोझ पड़ गया है और पड़ने वाला है। हमारी जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स है उनसे रैक से खाली होना शुरू हो गया है। पहले हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, फिर हमने एक्सपोर्ट करना है। तो मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे इस माने में ये कॉमर्स मिनिस्टर साहब का बहुत ही टाइमली विज़िट हुआ है और सारी गल्फ़ कंट्री के साथ पाकिस्तान के बड़े अच्छे मरासिम हैं। और ये टाइम ऐसा है कि इन मरासिम को, इन ताल्लुकात को कैश करवाने की ज़रूरत है। डेफिनेटली एक इकनॉमिकली भी और एक ज़ाती ताल्लुकात बड़ा हेल्प आउट करते हैं और पाकिस्तान वैसे भी इन ममालिक के साथ एक बड़ी नुमाया हैसियत रखता है और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा बेनिफिशियल होगा पाकिस्तान इन गैप को फिल करने के लिए। यही सवाल हम सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद लेकर चलते हैं। शाद साहब जो कि पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम के सदर भी हैं और सऊदी अरब में मुमताज़ पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीर अहमद शाह साहब। जी वालेकुम। जो खुर्शीद बरलास साहब फरमा रहे थे, एक तो हमें ये बताएं क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं और बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पर, तो ये बताएं कि इस आज़ाद तिजारती मुआहदे की ओवरऑल क्या अहमियत है और जो इन ममालिक में, खलीजी ममालिक में एक मार्केट गैप भी पैदा हो रहा है फ़लस्तीन इसराइल जंग के हवाले से, हम किस हद तक फ़ायदा उठा पाएंगे इस गैप को फिल करने के लिए? राना साहब, थैंक यू सो मच। आपने बड़े अहम टॉपिक के ऊपर आज का प्रोग्राम रखा और आपने सऊदी अरब से नुमाइंदगी इसमें ऐड की। मैं जैसे अभी आप भी जिक्र कर रहे थे, इससे पहले एक साफ़ी साहब भी जिक्र कर रहे थे कि जो ट्रेड मिनिस्टर का जो यहाँ पे विजिट हुआ, उस विजिट के बाद काफ़ी सारी चीज़ें ओपन हुई। स्पेशल अगर सऊदी अरब की बात करते हैं तो उन्होंने जो एग्रीमेंट्स किए, जो उनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से मिले, उसके बाद IT से डेलीगेशन वहाँ आया, तो उनके भी काफ़ी यहाँ लोकल गवर्नमेंट के साथ और लोकल कंपनियों के साथ भी एग्रीमेंट हुए। और अभी दिसंबर के एंड में उसकी HR का भी एक एक्सपो होने जा रही है, उसमें भी मिनिस्ट्री और पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। और इसका क्योंकि देखें, जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चीज़ें काम करती हैं तो उसमें चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाती हैं। तो इस हवाले से सऊदी अरब की एक काफ़ी बड़ी मार्केट है जिसके अंदर ऑलरेडी 26 मिलियन के करीब पाकिस्तानी ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और इसमें टारगेट ये रखा गया है कि अभी जो सोर्सिंग है या मेन पावर है, पाकिस्तान से पढ़ी लिखी मेन पावर को भी यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। बिजनेस तो है, ये बिजनेस के अलावा जो लोग वहाँ से भी, क्योंकि आप देखें किसी भी कंट्री का एक रेवेन्यू होता है वो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं। बिजनेस के साथ साथ वहाँ भी फोकस किया जा रहा है कि वहाँ से भी लोग यहाँ आए, लेबर भी आए और पढ़े लिखे लोग भी आए। जी, उस इसके पर ऊपर बड़ी तेजी से मुनीर काम हो साहब, रहा है और मैं समझता मुनीर हूँ साहब एक कि मिनट जैसे मुझे कि दीजिएगा। अपनी SFIC का एक अदारा बना है और वो बहुत एक्टिव अदारा बना है और वो बड़ा अंडर ऑफ आर्मी चीफ और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की सुपरविजन में वो बड़ी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ डेलीगेशन लेके जा रहे हैं, कंट्रीज के अंदर जा रहे हैं। तो वो मैं उम्मीद करता हूँ वो ये इस गैप को फिल करने में इंशाल्लाह कामयाब रहे। मुनीर साहब, बिल्कुल उस पर हम आते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डियास्पोरा के ऊपर बात करेंगे। आप पाकिस्तानी एक्सपोर्टर को थोड़ा इस वाले से गाइड कर सकेंगे कि मौजूदा जो सूरत हाल है खलीजी ममालिक में, इसराइल फ़लस्तीन जंग के कंटेक्स्ट में मैं सवाल कर रहा हूँ
कि कौन कौन सी आइटम या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जिनका मार्केट में एक गैप पैदा होगा और हम मिसाल के तौर पर मिनरल वाटर या टेट्रा पैक मिल्क या इस तरह की और चीज़ों के हवाले से हम कितना फोकस कर सकते हैं ताकि उस गैप को फिल करके हम अपनी मैशत के लिए फ़ायदा उठा सकें? सर, ये बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन है। देखें, क्योंकि यहाँ पे इस खिते में एक जंग भी चल रही है, उसके अलावा क्योंकि ये जो पार्शियल जो आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल जो मिल्क है, जूसेस हैं या वाटर्स है, इसकी बहुत अशद ज़रूरत होगी और जो उसको कि हम इसको सप्लाई करके स्पेशली उस एरिया में, सऊदी अरब में तो ऑलरेडी ऐसी कोई कमी नहीं है इन चीज़ों की, लेकिन ये कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए हम पाकिस्तान से हम काफ़ी सारी चीज़ों की हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा आईटी के हवाले से भी हो, उसके अलावा जो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है, दूसरी इंडस्ट्री, उसकी भी काफ़ी सारी चीज़ें जो होगी कि जो हमें वहाँ पे दी जा सकती हैं और हम दे सकते हैं। जतोई साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये जो एफटीए है खलीजी तावन कौंसिल के मुल्क के साथ, इसकी मंजूरी तो 2004 में हुई थी फ्रेमवर्क तैयार करने और मुज़ाकरात शुरू करने के हवाले से, लेकिन माजी की हुकूमतों ने इसको नज़रअंदाज क्यों किए रखा? अफसोसनाक सूरत हाल है, उन्होंने नज़रअंदाज किया। इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि जिन ममालिक में हमारी कैपेसिटी मौजूद है, जिन ममालिक में हमारी अफरादी क़ुव्वत मौजूद है, जिन ममालिक को हम अपनी अशिया एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम अपने तजारती खसारे को कम कर सकते हैं, वहाँ तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन इस हुकूमत ने बहरकफ ये बहुत अच्छा इकदाम उठाया जब से ये अबूरी हुकूमत आई है। देखें, मुल्क के अंदर भी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं बेहतर होना शुरू हो गई हैं। स्टॉक एक्सचेंज को देखें, डॉलर का जो रेट है वो भी बेहतर हुआ है। तो ज़रूरत इसी बात की है कि इस सिलसिले को आगे बढ़ना चाहिए। हमारी पॉलिसियों को जो तसलसल है वो जारी रहना चाहिए। ये नहीं है कि अगर एक हुकूमत ने कोई एफटीए पर पेश रफ्त किया है तो अगली हुकूमत आकर उसको रोक दे। पाकिस्तान का अलमिया भी यही रहा है कि पॉलिसियों का तसलसल नहीं रहा, उसी वजह से हम मुआशी तौर पर पीछे होते गए। अब ज़रूरत इसी बात की है, ये बहुत बड़ा मौका है हमें कि पाकिस्तान की जो मुआशी पॉलिसी हैं उनको अलग रखा जाए, उस पर सियासत की भेंट ना चढ़ाया जाए। जो भी हुकूमत आए वो उसको आगे लेकर चले। मुआशी पॉलिसियों को सियासत की भेंट न करें। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जुमरात को वफाकी वज़ीर तिजारत व सन्नत व सरमायाकारी डॉक्टर गौहर एजाज की सरबराही में सनती मुशावरती कौंसिल का इजलास हुआ, जिसमें कॉमर्स मिनिस्टर ने ऐलान किया कि पाकिस्तान की बरामदात को 100 अरब डॉलर तक लाया जाएगा। तो इस हवाले से मैं एम खुर्शीद बरलास साहब आपके पास आऊँगा। ये भी बताएं कि बरामदात को 100 अरब डॉलर तक ले जाने के हवाले से क्या कुछ करना होगा, लेकिन पहला ये हमें इस पर रोशनी डालें कि पाकिस्तान ने जो माजी में आज़ाद तिजारती मुआहदे किए और पीटीए किए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स मुख्तलिफ मुल्कों के साथ हुए हैं, उनके बारे में तासुर ये है कि ये मुआहदे तो हो गए, ज़ीरो रेटिंग पर हमारी एक्सपोर्ट अलाउ हो गई, लेकिन हम उन मुआहदों की कैपेसिटी के मुताबिक फ़ायदा नहीं उठा सके हैं। मुख्तलिफ एफटीएज हैं, सबसे बड़ा एफटीए चाइना का है, जो कि हमारा बहुत बड़ा इम्बैलेंस है चाइना के साथ ट्रेड में। हालांकि ये नहीं है कि चाइना कोई रोकता हो हमें, इसमें चाइना का तो कोई कसूर नहीं है। चाइना की चीज़ें हमें वायबल पड़ती हैं, ज़्यादा इंपोर्ट होती है, लेकिन हमारी चीज़ें भी वायबल होनी चाहिए ना। ये तो हमारे एंड पर शायद कमज़ोरी है। जी ब्रार साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। मुझे याद है कि जब चाइना के साथ एफटीए साइन किया था, उस वक्त हमारे कॉमर्स मिनिस्टर रज़ाक दाऊद साहब ने, उन्होंने बहुत बड़ा फोरम अरेंज किया था इस्लामाबाद के अंदर। तो मैंने उनसे सबसे पहले यही सवाल किया था कि सर, हम चीज़ें ऊपर से पकड़ते हैं, आप पहले ग्राउंड वर्क नहीं करते, हम पहले अपनी कैपेसिटी बिल्डअप नहीं करते, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को नीचे नहीं लेके आते,
اور हमें जो सबसे बड़ा मसला ये आता है हमारे बिजनेसमैनों को, एक टेंशन ये होती है कि हमें बिजनेस नहीं मिलता, जब बिजनेस मिलता है तो एक अलग टेंशन आ जाती है कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। आसियान एग्रीमेंट में जो ममालिक हैं चाइना के साथ, उन पर ड्यूटी है उनकी इंपोर्ट्स पर 6 से 9%, जिसमें इंडिया भी शामिल है। अब मसला यह है कि वो ड्यूटी देकर भी आसियान कंट्रीज़ की चीज़ें वायबल पड़ती हैं, सस्ती पड़ती हैं पाकिस्तान की ज़ीरो रेटिंग के मुकाबले में, तो हमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे लाने की ज़रूरत है। असल चीज़ यही है कि दूसरी एक तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, दूसरा ये है कि हमारा मैकेनिज़्म कोई नहीं है मार्केटिंग का। मैं अक्सर जब भी मिनिस्ट्री और TDAP के साथ जब मेरी मीटिंग होती है तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप जब किसी रीजन में काम कर रहे होते हैं तो उस रीजन में बड़े भरपूर तरीके से हम जब जाते हैं, लेकिन हमारा फॉलोअप नहीं होता। जब फॉलोअप नहीं होता तो जो हमने पहला बहुत भरपूर तरीके से वहाँ कोई कॉन्फ्रेंस या एग्जीबिशन की होती है, उसका वो रिज़ल्ट ज़ाइल हो जाता है। तो हम स्टंट हैमरिंग चाहिए होती है। और अगर इस वक्त हमारा जैसे टॉपिक अगर गल्फ़ है, तो गल्फ़ शायद फ्यूचर के अंदर ये भी डिस्कस हो रहा है कि पूरे गल्फ़ का जैसे शेंजन वीज़ा है, वो गल्फ़ का एक वीज़ा बनने जा रहा है। उससे कम से कम ये होगा कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी की मूवमेंट आसान हो जाएगी। तो डेफिनेटली जब तक बिजनेसमैन की मूवमेंट आसान नहीं होगी तब तक हमारी वो रसाई नहीं हो सकेगी वहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये है, मैं ज़मनन इस हवाले से बैठा हूँ तो एक बात आपके सामने गोशगुजार करता चलूँ कि हमारी एसोसिएशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ मिलकर जद्दा में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। मौजूदा हुकूमत का ये जज्बा नज़र आ रहा है, ये इसके ऊपर भी बताएं कि हम आगे किस तरीके से फ़ायदा उठा पाएंगे। देखें कि माजी में जितने भी FTA हुए हैं उस पर कोई होमवर्क नहीं किया गया। FTA का मेन मकसद तो ये होता है कि पाकिस्तान की अपने मुल्क की एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। हमने देखा कि जितने भी हमने FTA किए, एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह हमारा तिजारती खसारे में इजाफा हुआ है। यही वजह है कि वो FTA हमारे फ़ायदे में नहीं रहे। और ये वाहिद FTA होगा जिसमें हमें फौरी तौर पर जो हमारे माहिरीन की जो रिसर्च सामने आई है, एक तो इसके ऊपर होमवर्क मुकम्मल हो चुका है, दूसरा हमारे जो एक्सपोर्ट हैं GCC ममालिक को, वो फौरी तौर पर उसमें 100% इजाफा होगा। और उसके साथ साथ ये सिर्फ FTA नहीं है, इसके ये साथ इन्वेस्टमेंट भी है, यानी कि दो चीज़ें इसके साथ होने जा रही हैं GCC ममालिक के साथ। सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर $25 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। उसके साथ साथ UAE भी $25 अरब की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जिसमें मेन चीज़ जो है वो आयल रिफाइनरी है जो कि गवादर में लगाई जाएगी। कराची की जो आयल रिफाइनरी है, पोर्ट कासिम की आयल रिफाइनरी है, उसको अपग्रेडेशन की जाएगी। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो शोबा है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ये अहम बात है। और एक बड़ा मशहूर एक कहावत है कि आपका बेहतरीन दोस्त वो है जो आपको मछली पकड़ना सिखाए, मछली देने की बजाय। ये यहाँ पर वो जो कहावत है बेहतर होने जा रही है, सच होने जा रही है कि हम जब एक दूसरे के साथ बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे एड की बजाय, तो फिर पाकिस्तान के हालात भी बेहतर होंगे। अदरवाइज ना हमारा वकार बेहतर होगा, ना ही इसी तरह ही सकेगा। पाकिस्तान में सनती और ज़राई शोबे की पैदावारी लागत, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को नीचे लाने के लिए क्या क्या इक़दाम हुकूमत को और प्राइवेट सेक्टर को आप तजवीज़ करेंगे, क्या करना चाहिए? जी, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो हमारी तवानाई के इशूज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं। गैस और बिजली की खसूसन उसका टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये हमेशा हमारी इंडस्ट्री की तरफ से ये डिमांड होती है कि हमें जो है ना जो हमारे साथ मुकाबले के जो कंट्रीज़ हैं लेकिन उनके बराबर। मेरी बात सुने, ये बात तो हमेशा की जाती है और हर वक्त करते रहता है प्राइवेट सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर कहता है। लेकिन बात यह है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो कितनी टेक्निकली मॉडर्न हुई है, मॉडर्नाइज हुई, वेल इक्विप्ड हुई, और हमने पैदावार एक ही यूनिट से पैदावार को इन्हांस जब तक नहीं किया जाता, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे नहीं आती। मतलब एक ही प्लांट से अगर 1 घंटे में ये 100 बोतलें बन रही हैं तो महंगी होंगी, ये खाली बॉटल की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर 1 घंटे में उसी प्लांट से, उसी यूनिट से 1000 बॉटल्स निकलती हैं तो उसकी कास्ट का ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगी। तो ये वाला जो मामला है ये इसकी कितनी कमी है पाकिस्तान में? देखिए, पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात तो रिसर्च की कमी है। आप देखें ज़राअत के शोबे में आप देख लें पाकिस्तान के अंदर, अगर हमारा और हमसाया ममालिक का इन्वायरमेंट सेम है, अगर हमारा यहाँ पे फी एकड़ जो पैदावार है गंदम की वो 50 तक जाती है, 40 तक जाती है, वहाँ उसे डबल जा रही है। वजह क्या है? वजह ये है कि वहाँ बीज देखें वो हमसे अच्छे बीज हैं, रिसर्च कर रहे हैं। हमारे रिसर्च के इदारे बेसिकली वो काम नहीं कर रहे या वो उन्होंने डिलीवर नहीं किया। इसलिए सबसे बड़ी बात रिसर्च की है।
اور اس کے بعد جو ہے کاسٹ آف پروڈکشن کی بہتری کے لیے وہی ہے بجلی توانائی کے جو ایشوز ہیں وہ حل کیے جائیں. تو تیسرے نمبر پر جو ہمارے بیوروکریٹک ٹیکٹس ہیں وہ ختم ہونے چاہیے. ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے. کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو ترجیح دیں. جب تک ترجیح نہیں دیں گے نہ زراعت ترقی کرے گی نہ ہمارا کاروبار آگے بڑھ سکے گا. جی برلا صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. آپ یہ سوال پوچھوں گا کہ درآمدات میں کمی کیسے لائی جا سکتی ہے؟ آپ کیا تجویز کریں گے؟ کیونکہ ہم نے خاص طور پر ماضی میں 80 ارب ڈالر تک پہنچا دی تھیں امپورٹس اور مزے کر رہے ہیں سروس سیکٹر بھی اور وہ ملک جو پاکستان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ بھی مطلب ہم وہ امپورٹ کرنے کے لیے انہی سے قرضہ لیتے ہیں. ہمارے پاس ڈالروں کی کمی ہو جاتی ہے, ہمارے فارن ریزرو ڈپلیٹ کر جاتے ہیں. تو اس کا کیا حال ہے؟ سر دیکھیں, سب سے پہلے تو جو ہماری لگژری آئٹمس ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں پہلے پلان کرنا چاہیے کہ کیا چیزیں ہمیں ضرورت ہے, کن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم لگژری کو امپورٹ کو فی الحال سر 10 اس کو بین کر دیا جانا چاہیے. دوسرا, ہمیں ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریل زونز بنانے چاہیے جن کو خاصی طور پہ مراد دی جائیں اور وہ لیز پہ ہونی چاہیے. وہ پلاٹس بیچے نہ جائیں. جب ہم بیچنے پہ لگ جاتے ہیں تو وہاں ریئل اسٹیٹ کا کام شروع ہو جاتا ہے. تو جب آپ ان کو لیز آؤٹ کریں گے, ان سے 3 سال کے اندر پروڈکشن لیں گے اور وہ ایکسپورٹ کے لیے صرف بنائی جائے گی, وہاں اس کا ٹیرف. نمبر 2. نمبر 3, سر جب تک ہمارا انٹرسٹ ریٹ وارے کا نہیں آئے گا ہم کبھی بھی اپنی ایکسپورٹ نہ بڑھا سکتے. اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ میرے سامنے ہے وہ ہمارا بینکنگ انٹرسٹ ریٹ ہے. سر 20 سے 22-24% تک آپ بینک انٹرسٹ پہ, کون سا ایسا کاروبار ہے آج کل کے دنوں میں کہ میں اتنے % پہ لون لے کے اپنے کاروبار میں لگاؤں اور بینک کو بھی قرض ادا کروں اور اپنا منافع بھی کماؤں؟ ایسا ممکن نہیں ہے. ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں بریک. ناظرین ہم چلتے ہیں ریاض منیر احمد شاد صاحب کے پاس. منیر احمد شاد صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی بالکل. جی یہ بتائیں ہمیں کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے کیسے آمادہ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ہم پہلے آپ میں تو یہ کر رہے تھے کہ حکومتوں کے ساتھ, ملکوں کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدہ اور ایکسپورٹ کیسے بڑھائی جائے یا وہاں سے ریاستوں کی سرمایہ کاری کیسے پاکستان میں لائی جائے. لیکن آپ تو جانتے ہیں, آپ وہاں پر بیٹھے ہیں, ڈیسپورا کی نمائندگی کرتے ہیں, یہ جو بیرون ملک موجود پاکستانی ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو ایکچولی سہارا دے رکھا ہے. دیکھیں ہم ایک سوئی بھی, ایک پیپر بھی ایکسپورٹ کیے بغیر تقریباً 30 ارب ڈالر کا زر مبادلہ کماتے ہیں, وہ ہمارے بیرون ملک پاکستانیوں کی وجہ سے ہے. لیکن آزاد تجزیہ کار کہتے ہیں, معاشی تجزیہ کار خاص طور پر, کہ یہ کم ہے, کیپیسٹی سے کافی کم ہے کہتے ہیں. اس سے زیادہ ہمارے ریمیٹنسز بھی ہو سکتے ہیں اور خاص طور پر پاکستانیوں کا ایک بڑا حصہ جو بزنس کے ساتھ وابستہ ہے وہ سرمایہ کاری کے لیے ان کو کیسے تیار کیا جائے, ان کو کیسے ترغیب دی جائے, اس کے اوپر آپ ہمیں کیا بتائیں گے, کیا رہنمائی کریں گے آپ ہماری؟ دیکھیں یہ SFIC اسی کی کڑی ہے جو کہ پہلے پاکستان سے جو بزنس کمیونٹی ہے وہاں پہ لے کے جایا جائے, کیونکہ پہلا جیسے آپ نے کہا FTA سائن ہو گیا, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ سائن ہو گیا, اس کے بعد وہاں سے ہر ڈپارٹمنٹس, ہر منسٹری, ہر ادارہ ایک ڈیلیگیشن لے کے آ رہا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں پچھلے اکتوبر اور نومبر سے کافی ڈیلیگیشن آیا سعودی عرب میں, IT کے اوپر کہہ لیں, ٹیکنالوجی کے اوپر کہہ لیں, اس کے بعد پراپرٹی کا کہہ لیں, اور ابھی مزید اور جیسے ایکسپو ہو رہی ہیں اور کی جا رہی ہیں. تو جس طرح گورنمنٹ اپنا رول ادا کر ہی رہی ہوتی ہے, ساتھ ساتھ ہم پرائیویٹ جو سیکٹرز ہیں وہ ہمیں بھی شانہ بشانہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونا ہوتا ہے. ہم وہاں سے جو ڈیلیگیشن آتا ہے یہاں پہ لوگوں کے ساتھ, ان کو سعودی بزنس کمیونٹی ہو یا پاکستانی بزنس کمیونٹی ہو, ان کے ساتھ آپس میں ملوائیں اور ان کو آپس میں بٹھائیں اور ان کو پاکستان کا بتائیں, سافٹ مجھے بتائیں کہ پاکستان ابھی کسی کو کہا جائے نا کہ پاکستان انویسٹمنٹ کرنی ہے, وہ ایک دفعہ سوچتا ہے یار نہیں. یہی تو کویسچن ہے منیر صاحب, ایک منٹ, یہی تو کویسچن ہے, آخر کیا رکاوٹیں ہیں پاکستان کا اوورسیز پاکستانی
क्यों खौफजदा क्यों है? और लोकली भी और प्राइवेटली भी लोगों से बिजनेस लिया जाए और मोटिवेट किया जाए। तो ये एक फैक्टर है कि हमें लोगों को मोटिवेट करना है और मोटिवेशन के साथ उनको बताना है कि पाकिस्तान एक राइट कंट्री है। जैसे कि अभी दोस्तों ने भी जिक्र किया, कुछ इश्यूज हैं हमारे कंट्रीज में जिसकी वजह से इन्वेस्टर अभी हिचकिचाहट में है। अभी देखा जाए तो ज्यादातर पाकिस्तान से सऊदी अरब में लोग आना चाह रहे हैं कि जी हमने यहाँ बिजनेस करना है। तो अभी ज्यादा गवर्नमेंट का भी ये फोकस है कि जी हमारे पास कुछ रिमिटेंस आए, कुछ पैसे आए, कुछ इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन अभी भी यहाँ से सऊदी अरब से या डिफरेंट कंट्रीज से जैसे अभी बात हो रही 2-4 प्रोजेक्ट, लेकिन कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिस पे काम करने की जरूरत है पाकिस्तान में। लिहाजा इसी तरह हमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों अदारों को मिलके काम करना होगा ताकि दोनों चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे बात हो रही है तो उसी सूरत में बढ़ सकती है। खुर्शीद बरला साहब, समझते हैं आप तो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाते रहते हैं, तकरीबन पूरी दुनिया घूम चुके हैं, आपके बड़ा क्लोज इंटरेक्शन होता है पाकिस्तान के डियास्पोरा के साथ, तो आप क्या समझते हैं क्या रुकावटें हैं और कितनी कैपेसिटी है ओवरसीज पाकिस्तानियों में इन्वेस्टमेंट करने की? वो अगर जो वहाँ पर करते हैं वो पाकिस्तान में करें, इसमें थोड़ा सा हमें तफसील से बताएं। देखिए इब्रार साहब, सबसे जो एक अहम जो नुक्ता है, मैं क्योंकि मेरा काम ही दुनिया भर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कॉन्फ्रेंस और एक्सपोज ऑर्गेनाइज़ करना है, हमें जो मुश्किलात आती हैं, मुझे थोड़ा सा सच बोलने की इजाज़त दें तो हमें अपनी परसेप्शन पे प्रॉब्लम आती है। हम सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनको हम अपना तारुफ करवाते हैं तो वो एक सोच में पड़ जाते हैं कि क्या आपकी कैपेसिटी है कि जो आप कमिट कर रहे हैं इसको फुलफ़िल कर सकेंगे, क्या आप डिलीवर कर सकेंगे। तो ये जब हमारा इन्वेस्टर जब इस सोच में चला जाता है तो ये सबसे बड़ी रुकावट बनती है। उनको ये हमने कॉन्फिडेंस देना है कि जो कमिटमेंट पाकिस्तानी बिजनेसमैन कर रहा है या गवर्नमेंट कर रही है ये फुलफ़िल होगी, तो सर आपकी तरफ किसी तरीके से भी रुकावट नहीं है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को जो खिता दे रखा है, यहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत ऐसी सच नहीं है। रॉ मटेरियल हमारे पास है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, मैन पावर हमारे पास है, हर तरीके से हमारे पास मौजूद है। चीज़ों को तरतीब देनी है, पाकिस्तान के परसेप्शन को पॉजिटिव करना है, सर रुख बन जाएगा। और मुझे उम्मीद नज़र आ रही है कि इंशाल्लाह आने वाले सालों में, दिनों में की जो डायरेक्शन है वो ठीक हो जाएगी। और ख़ास तौर पे मैं जैसे आपसे अर्ज़ करूं कि सऊदीज़ आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के ऊपर बहुत एतमाद करते हैं, पाकिस्तान को बहुत क्लोज लेते हैं, लेकिन आपने पहले उनकी साइकी को समझना है, उनकी सोच को समझना है, फिर उसके बाद आप उनको पेश करें, क्योंकि वो चीज़ चाहते हैं कि हमें कोई रेडीमेड चीज़ दें। आप उनको अपने कागज़ों पे नहीं उलझा सकते, अपने ख्वाब नहीं बेच सकते, वो कंक्रीट चीज़ मांगते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को किस तरीके से तरगीब आमादा किया जा सकता है कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ बिजनेसेस में, सिर्फ हम GCC या अरब कंट्रीज की बात नहीं कर रहे, मैं पूरी दुनिया के हवाले से क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो पाकिस्तानी मौजूद हैं बड़े बड़े बिजनेस के साथ वाबस्ता हैं, बिलियनर्स पाकिस्तानी मौजूद हैं दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, उनको कैसे आमादा किया जा सकता है कि पाकिस्तान में, और उनका एतमाद कैसे बहाल करें? जी, एतमाद बहाल करने की सबसे बुनियादी वजह तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर माहौल पैदा किया जाए इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अब ये जो सऊदी अरब और GCC ममालिक पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं $50 बिलियन के करीब, उससे भी एक एतमाद बढ़ेगा दीगर सरमायाकारों को, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के सरमायाकारों को, कि ये मुल्क इन्वेस्टमेंट करने के काबिल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़राए मौजूद हैं, इस तरह स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं, उसमें हमें चाहिए कि हम जितने भी हमारे ओवरसीज़ हैं उनके लिए हम इंसेंटिव दें, उनको यहाँ पर वन विंडो ऑपरेशन के तहत बिजली, पानी, गैस, ज़मीन ये सारे फराम करें, ताकि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। दूसरे नंबर पर यह है कि हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि स्मगलिंग और दीगर जो ग्रे एरियाज़ हैं, जैसे अफगान ट्रांजिट ट्रेड और बाकी चीज़ों से भी पाकिस्तान के मेड इन पाकिस्तान जो अशिया हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुँचता रहा है। सिर्फ 3 अशिया आप देखें, टोबैको, चाय और टायर्स के हवाले से पाकिस्तान को स्मगलिंग के बाद में 950 बिलियन रुपीस का से ज़्यादा का नुकसान होता है। इस तरह दीगर भी हैं। एक और मुहिम जो आजकल चली हुई है, एक मुहिम जो फिगर बता रहे हैं जी, ये इसका सोर्स आप बताएंगे? जी, इसका सोर्स है अभी एक इदारा है, तहकीकाती इदारा, मेरे जहन में भी नहीं रहा, प्राइवेट है और आज़ाद एक इदारा है, उसने ये जो है ना फिगर रिकॉर्ड किए और रिसर्च करने के बाद। अच्छा, दूसरे नंबर पर आपको ये करें कि आप देखें कि
मखदूम अमीन फ़हीम साहब वज़ीर तिजारत थे, उसने तिजारती पॉलिसी का ऐलान किया था मुशर्रफ रजीम के बाद। उस वक्त भी हमने 100 अरब डॉलर तक एक्सपोर्ट बढ़ाने का जो है ना टारगेट रखा था, लेकिन वो अफसोसनाक सूरत हाल अभी तक पूरा नहीं हो सका। बल्कि अब हम कह रहे हैं कि 2030 तक जाकर हम ये पूरा करेंगे। वजह वही है कि यहाँ पर पॉलिसी को तसलसल नहीं रहता, यहाँ पर चार्टर ऑफ इकानमी के ऊपर कोई बात नहीं होती, अगर होती है तो वो पीछे ले जाते हैं। चार्टर ऑफ अच्छा, एक और मसला है कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो मोस्टली इन्वेस्टमेंट रियल स्टेट के शोबे में होती है। तो ठीक है, रियल स्टेट के शोबे में भी डॉलर तो हमारे पास आते हैं और हमारे रय मुबादला के ज़खायर में भी ऐड होते हैं। अच्छा, उसकी इनडायरेक्ट भी एक इम्पैक्ट है कि इंडस्ट्री जो इलाइड इंडस्ट्री है वो चलती है, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर तो ये समझा जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट हो या प्रोडक्शन के शोबे में, चाहे वो एग्रीकल्चर है या इंडस्ट्रियल है, प्रोडक्शन के शोबे में उसकी इन्वेस्टमेंट हो अगर तो ज़्यादा बेहतर साबित होता है। तो ये कि आप क्या समझते हैं, हुकूमत को क्या तजावीज़ देंगे, क्या करना चाहिए कि रियल स्टेट के अलावा भी मुख्तलिफ शोबों में ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए? जी बिल्कुल बिलाज अपना राना साहब, एक चीज़ और मैं साथ पहले वाले जो इशू चाह रहा था कि हमारा इशू ये भी है कि हाँ स्टैंडर्ड क्वालिटी के इशू चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। आप देखिए इजराइल और फ़लस्तीन की जंग होती है, पाकिस्तान के अंदर मेड इन पाकिस्तानी अशिया की डिमांड बढ़ती है। आप किसी स्टोर में चले जाएं, उनसे पूछे मेड इन पाकिस्तानी सर्फ दिखा दें, साबुन दिखा दें, कोई चीज़ दिखा दें, आपको वहाँ मिलेगी नहीं। ये है कि हमें अपने स्टैंडर्ड्स को बेहतर करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर कि हमने देखा कि जब आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो 2 साल में डबल हो जाती है, ये साल के अंदर ही डबल हो जाती है, हमने ये भी देखा है। और जब अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, इंडस्ट्री के लिए 100 आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है। वो जितने भी इश्यूज़ हैं इंडस्ट्री लगाने के हवाले से, वो इश्यूज़ हल करने पड़ेंगे। वन विंडो ऑपरेशन जो मैंने बात प्रपोजल पहले की वो करना पड़ेगा। जो भी बंदा इंडस्ट्री लगाना चाहता है फौरी तौर पर उनको ये सहूलतें दें, ज़मीन दें, पानी बिजली समेत दीगर भी सहूलतें हैं, रॉ मटीरियल वो दें, इंसेंटिव देंगे तो कोई आएगा। वरना इंडस्ट्री जब आप लगाते हैं वो 3-4 साल के बाद जाकर उसका आउटपुट आना शुरू होता है। जब तक वो आउटपुट आता है उसके मुकाबले अगर हम रियल स्टेट के साथ मुवाजना करें तो रियल स्टेट में जो है वो ज़मीन कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी होती है। इसलिए लोग बजाय इसके कि वो प्रेफर दें। अच्छा, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नुकसान है उसका, उसमें कई फ़वाइद भी हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उससे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि दीगर शोबों में, ख़ास तौर पर प्रोडक्शन के शोबे में भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। खुर्शीद बरला साहब, आप इस वाले से क्या तजावीज़ देंगे? हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर ख़ास पैकेजेस अनाउंस करने पड़ेंगे कि जी आप इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट ले आएँ कहीं से भी, हम सोर्स नहीं पूछेंगे। डेफिनेटली वो पैसा अभी यहाँ से भी आ रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली वो डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा। जब डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा, हमारी जो HR एंगेज हो जाएगी, हमारी प्रोडक्शन में बन जाएगी। जब सेल्स पे टैक्स आ जाएगा तो कम से कम हमारा वो सिलसिला जो है वो चल निकलेगा।